एक लोग कुछ आ जाए तब क्वेश्चन भी दिए थे, तब तक जो क्वेश्चन आपका मिला उसी को आगे बढ़ाया जाए। इसमें देखिए कहाँ तक बताया गया था वो आपका, उसको भाई शॉर्टकट में लोक हितवाद हो गया था, कुर्की के बारे में हो गया, दृश्यमान स्वामी भी हो गया था। इसके बाद आपका सीआरपीसी की धारा 482 बता दी गई थी। एक प्लीज बचा है गिरवी, बीच में एक दो क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे तब बताएंगे। आपका गिरवी को परिभाषित करिए, तो उसको लिख, गिरवी की परिभाषा जो दी गई है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 148 में दी गई है, यानी कि आपका 148 में। आपका ये 482 क्या है इसको हम बताए थे डिटेल में, और 482 जब भी पढ़िएगा तो सीपीसी की धारा, आपका सीआरपीसी की धारा, आइए 482 जब भी पढ़िएगा तो इसी के साथ सीपीसी की धारा 151 भी जरूर पढ़िएगा, और इसी के साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142। हो सकता है कि इनहेरेंट पावर पूछे और तीनों को पूछे, हम बता चुके हैं इसको पहले लेक्चर में। मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, ये हो या ओरिजिनल जुरिडिक्शन इसको कहते हैं। एक लाइन लिख लीजिए, ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार। अगर आपसे पूछे कि ये क्या होता है, आप ये बताइएगा कि किसी न्यायालय की वह अधिकारता जिसके तहत प्रथम बार में ही उस न्यायालय में वह मुकदमा दायर होता है, यानी कि न्यायालय की वह अधिकारता जिसमें कि प्रथम बार उस न्यायालय में ही क्या दायर होता है, वाद। दूसरे में नहीं, सबसे पहले उसी कोर्ट में। इसको ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुडिक्शन किसको प्राप्त है, तो आप बताइएगा कि संविधान में ओरिजिनल जुडिक्शन का प्रावधान आर्टिकल 131 में किया गया है। लिखिए किस अनुच्छेद में किया गया है, आपका 131। ये ओरिजिनल या मूल क्षेत्राधिकार है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अगर संघ और राज्य के विवाद, बीच विवाद, या दो राज्यों के बीच विवाद, या एक तरफ संघ और राज्य हो दूसरी तरफ अन्य राज्य हो, ये विवाद सीधे और सीधे अन्य न्यायालयों को अपवर्जित करते हुए कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन। इसके बाद क्वेश्चन है कि ट्रिपल तलाक या तीन तलाक के बारे में बताइए। तो भाई इसके लिए देखिए आपका एक तो कानून अध्ययन करिएगा थोड़ा, ट्रिपल तलाक का थोड़ा बहुत हम इतिहास बताते हैं, आप इतिहास पर गौर करिएगा। देखिए आपका ट्रिपल तलाक का मतलब ये हुआ कि एक ही बार में तलाक जैसे शब्द को तीन बार उच्चारित किया जाता है। मैं तुम्हें तालाक 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 देता हूँ, मैं तुम्हें तिहरा तालाक देता हूँ, ऐसे करके ऐसी दशा में तुरंत तालाक प्रभावी हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, और पत्नी तुरंत इद्दत का पालन करना शुरू कर देती है। ये आपका, ये जो आपका, यानी कि ये पति जब चाहे तब इसका प्रयोग कर सकता है। ये जो तालाक की शुरुआत हुई, ये पैगंबर साहब ने कभी भी इसको अच्छा नहीं माना। क्या बता रहे हैं, अभी तलाक और विवाह विच्छेद में बता रहे हैं भाई। देखिए आपका विवाह विच्छेद व्यापक शब्द है, विवाह विच्छेद का ही एक अंग तलाक है। तलाक द्वारा भी विवाह विच्छेद हो सकता है और अन्यों द्वारा, जैसे कि आपका
कह सकते हैं मृत्यु द्वारा हो गया, तो तलाक में नहीं आता, वो भी विवाह। यानी कि तलाक विवाह विच्छेद का प्रकार है, और विवाह विच्छेद का एक प्रकार है, यानी कि आपका प्रकार है। और प्रत्येक विवाह विच्छेद तलाक द्वारा भी हो सकता है, अन्य द्वारा भी। जैसे पारस्परिक सहमत से हो गया तो तलाक नहीं कहा जाता। तलाक आपका दो प्रकार का होता है, हसन अहसन, वो अलग बात है। तो मुस्लिम में बताया जाएगा, थोड़ा तब जानिएगा। बस ये जानिए कि तलाक विवाह विच्छेद का ही एक प्रकार है। सभी विवाह विच्छेदों में कोई एक कवर नहीं करता। डाइवोर्स एक वाइड एरिया रखता है, और तलाक क्या रखता है, सीमित। अगला देखिए, इसके बाद आपका ट्रिपल तलाक। भाई देख लीजिए, इतिहास हल्का सा बता दें, हो सकता है इतिहास पूछ ले। ट्रिपल तलाक की जहाँ तक बात है, पैगंबर साहब ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। इसका प्रारंभ उमैयद शासकों ने किया। आपका उमैयद, हसन हुसैन के बाद उमैयद शासक आए, उन्होंने किया। वे करते क्या थे कि भाई आपका तमाम स्त्रियों से विवाह करते थे। वह उनसे जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे, तो एक शब्द में छुटकारा पा लिए, पुनः विवाह कर लिए। जो पैगंबर साहब ने शर्तें लगाई थी, 4 विवाह, तो 5वां विवाह करना है तो आप एक को तुरंत तलाक दीजिए, तुरंत विवाह करिए। इसीलिए यानी कि अय्याश टाइप के थे, आप बुरा ना मानिएगा कोई, अय्याश थे। और उन्होंने अपने हित के लिए ये परंपरा शुरू की। वही परंपरा चली आ रही थी। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ आपका, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना, असंवैधानिक। तो देख लिया कानून। इसके बाद सपिंड के बारे में बताइए। यानी कि सपिंड का मतलब माता की ओर से ऊपर की पीढ़ी में 3 पीढ़ी तक के लोग, और पिता की ओर से आपका 5 पीढ़ी तक के लोग आपस में किसका निर्माण करते हैं, सपिंड। बस इतना बताइए। माता की ओर से कितनी पीढ़ी, आपका 3, और पिता की ओर से 5। इसके बाद फैक्टम बैलेट का सिद्धांत क्या है, ये पूछ सकता है, उसको लिखिए भाई ना। किसी प्रकार का नहीं, नहीं, फैक्टम बैलेट उससे संबंधित नहीं है भाई। हाँ, नहीं, नहीं, माता से गिना जाता है। माता से, माता भी गिनी जाएगी उसके ऊपर, और नहीं उसके माता। माता को क्या लेकर है कि सिवाय। हाँ, माता से नहीं, माता के ऊपर 3 पीढ़ी, माता को छोड़कर। पिता से ऊपर तो पिता को छोड़कर लिखा है बैरक में, सब हिंद में। अगला देखिए, फैक्टम बैलेट समझिए भाई। देखिए, फैक्टम बैलेट का मतलब होता है तथ्यतः जुड़ा हुआ। फैक्टम बैलेट का मतलब हुआ जो वास्तव में जुड़ा है, या तथ्यतः जुड़ा हुआ। ये नियम आपका सक्सेशन में अप्लाई होता है, यानी कि उत्तराधिकार से संबंधित है। जो हिंदू विध की शाखाएं हैं, आपका मिताक्षरा और दाय भाग। तो मिताक्षरा ये कहती हैं
कि अगर परिवार में कोई पुत्र पैदा होता है तो भले वह कुछ करे न करे, जन्मतः उसे संयुक्त हिंदू परिवार में अंश मिलेगा और वह 3 पीढ़ी के अंतर्गत आता है तो कोपार्सनरी या सहदाई माना जाएगा। लेकिन दाय भाग ये नहीं मानता। दाय भाग ये कहता है कि संपत्ति उसको मिलेगी जो मृतक की सेवा किया हो, अंतिम संस्कार किया हो, सेवा भाव किया हो। यानी कि इसका मतलब हुआ फैक्टम बैलेट का सिद्धांत दाय भाग में लागू होता है, मिताक्षरा में नहीं। क्योंकि दाय भाग में प्रॉपर्टी वास्तविकता के आधार पर मिलती है जो मृतक की क्या किया है, सेवा या अंतिम संस्कार। यानी कि ये सेवा भाव से जुड़ा है, कौन सेवा किया है उसको मेवा मिलेगा। लेकिन ये आपका किसमें मान्य है, किसमें पूर्ण रूप से माने ज़्यादा लागू होता है, दाय भाग। मिताक्षरा न मारिएगा। मिताक्षरा में चाहे कोई आपका माने लड़का सेवा किया न किया, जन्मतः क्या पा जाएगा, हक। ये नियम है आपका। फैक्टम बैलेट भाई दाएं भाग में ज़्यादा लागू होता है। अगला देखिए क्वेश्चन देखा जाए भाई, जल्दी इसको निपटा जाए ताकि और भी। उत्तराधिकार अभी छोड़ दीजिए। दाएं भाग मिताक्षरा में अंतर हिंदू लॉ में बताया जाएगा। आप पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में बताइए। तो बस एक लाइन बताइएगा, पब्लिक न्यूसेंस अपराध हैं और प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, सिविल क्राइम। आगे पूछे तब आगे बढ़िएगा कि अगर लोक न्यूसेंस है तो उसमें आम जनता प्रभावित होती है और प्राइवेट में कौन प्रभावित होता है, व्यक्ति। ये बता सकते हैं। लेकिन आप ऑफेंस और टाट बता सकते हैं, अच्छा उदाहरण रहेगा। इसके बाद आपका अंतर्निहित शक्ति क्या है, तो मैं बता चुका हूँ पहले ही दूसरे लेक्चर में। इनहेरेंट पावर क्या है, तो मैं बहुत डिटेल में भाई पर 1-2 दिन पहले बताया था। और एक अनुच्छेद और 2 धारा जोड़ा था। अनुच्छेद 142 और सेक्शन सीपीसी का 151 और आपका सीआरपीसी का 482 वहाँ पढ़ाया गया भाई। आपका सिविल विचारण और आपराधिक विचारण के बारे में बताइए। सिविल ट्रायल और क्रिमिनल ट्रायल। तो सिविल ट्रायल सिविल न्यायालय में चलता है, क्रिमिनल ट्रायल क्रिमिनल न्यायालय में। ये आप बताएंगे। सिविल विचारण पूछे व्यापक तो बताइए, सिविल विचारण कब प्रारंभ होता है, कैसे चलता है। तो जब विवादक तथ्य या फैक्ट इन इशू का निर्माण हो जाता है तो सिविल विचारण प्रारंभ हो जाता है। और क्रिमिनल मामलों में जब अभियुक्त पर किसका निर्माण हो जाता है, आरोप का। और जैसे न्यायालय आरोप पढ़कर क्या करता है, सुनाना शुरू, वैसे ही ट्रायल क्या हो जाता है, प्रारंभ। ये भी बताया जा चुका है भाई। आपका अगला है कॉमन इंटेंशन और आपका कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर बताइए, इनको बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछ, इसको लिख लीजिए भाई। ये क्वेश्चन जो भी कारण हो बार बार पूछ रहा है। आपका कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। देखिए आपका अंतर क्या बताएं, मैंने आप इसके बारे में बताइए। तो अंतर न बताने लगिए। अगर कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन आपका इंटेंशन पूछे, यानी कि अब ये नहीं कि हिंदी बता दीजिएगा सामान्य से, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे ही आपका कॉमन इंटेंशन पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपका मस्त आप दो या दो से अधिक व्यक्ति पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कोई अपराध करते हैं तो भले ही उनमें से कोई एक अपराध करता हो, लेकिन उस अपराध के लिए सभी लोग क्या होंगे, उत्तरदायी, यानी कि दंडित होंगे। यानी कि अब ये पूछा जाएगा कि भाई कॉमन इंटेंशन कहाँ परिभाषित है, तो आप बताएगा परिभाषित नहीं है।
क्या मारेंगे? परिभाषित नहीं है। फिर पूछा कि किस केस में परिभाषित किया गया, तो महबूब शाह बनाम इम्परर, महबूब शाह बनाम इम्परर के केस में फिर पूछा जाए कि क्या परिभाषा दी गई, तो वही परिभाषा पूर्व निर्धारित योजना के अनुसरण में किए गए कार्य को ही कॉमन इंटेंशन कहेंगे। बस एक लाइन, मस्तिष्कों का क्या पूर्व मिलन। अब ये पूछा जाता है, देखिए अंतर आपका, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस, उसको लिख लीजिए। सामान्य आशय और समान आशय में अंतर, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सामान्य आशय और समान आशय में अंतर, आप ये बताइएगा कि एक से अधिक व्यक्तियों का आशय एक ही होता है, एक से अधिक व्यक्तियों का आशय एक ही होता है, लेकिन लेकिन सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन में मस्तिष्क का पूर्व मिलन होता है, जबकि आपका समान आशय में मस्तिष्क का पूर्व मिलन नहीं होता। उद्देश्य एक ही है कि ये कार्य करना है, लेकिन पहले से योजना नहीं बनाया है। तो पूछ ले कि इसमें अंतर किस केस में बताया गया, तो फिर वही केस महबूब शाह वर्सेज इम्परर। महबूब शाह बनाम कौन सा केस है? इम्परर। जस्टिस लॉर्ड माधवन नायर थे। जज का नाम पूछे तो लिख सकते हैं जस्टिस लॉर्ड माधवन नायर, लॉर्ड माधवन नायर। अब आइए सामान्य उद्देश्य पूछ ले कि क्या है, तो आप ये बताएंगे कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का उद्देश्य, माने जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र हुए हों और उनका उद्देश्य आईपीसी की धारा 141 में, माने उनका जो उद्देश्य है एकत्रित होने का आईपीसी की धारा 141 में आ जाता है, यानी कि 5 व्यक्ति और 5 में से किसी एक या अधिक कार्य को करने के लिए क्या हुए हैं? एकत्रित। तो आपका व्यक्ति भी कम से कम 5 और उद्देश्य भी कितना दिया है? 5। अगला देखिए आपका, इसके बाद एडमिशन और कन्फेशन में अंतर, ये तो डिटेल में बताना पड़ेगा। इसके बाद आपका प्राइमरी स्टापेल क्या है, ये पूछा जा सकता है। एक लाइन लिखिए, प्राइमरी स्टापेल क्या है, तो आप ये बताइएगा जहाँ की एक पक्षकार अपनी ओर से वचन देता है, लेकिन दूसरा पक्षकार कोई वचन नहीं देता। लिखिए एक लाइन भाई, जहाँ की एक पक्षकार अपनी ओर से कोई वचन देता है, जबकि दूसरे पक्षकार को उस वचन के आधार पर कोई कार्य करना होता है, जबकि दूसरे पक्षकार को उस वचन के आधार पर कोई कार्य करना होता है। ऐसी दशा में जब तक दूसरा पक्षकार अपनी हैसियत में परिवर्तन न ला दे, ऐसी दशा में जब तक दूसरा पक्षकार अपनी हैसियत में परिवर्तन न ला दे, तब तक पहला पक्षकार अपने वचन से बाध्य नहीं होता। जब तक दूसरा पक्षकार
अपनी हैसियत में परिवर्तन न ला दे तब तक प्रथम पक्षकार अपने वचन से बाध्य नहीं होता। आपका पूछे तो आप एक उदाहरण, कोई उदाहरण बताइए, तो कोई उदाहरण दे सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, ए ने बी से वादा किया कि मैं तुम्हें 500 दूंगा रुपया, लेकिन बी ने अपनी ओर से ए से ये वादा नहीं किया कि मैं इस पैसे से कुएं खुदवाऊंगा, लेकिन कुआं खुदवाने के लिए चंदा मांगने क्या किया, पहुंच गया। तो ऐसी दशा में ए चंदा देने के लिए तभी बाध्य होगा जब भी कुआं खुदवाने के कार्य की दिशा में कुछ न कुछ करे, यानी कि अपनी हैसियत में भी उस कार्य को करने के लिए क्या लाए, कुछ परिवर्तन। वहीं जैसे भी परिवर्तन लाएगा वैसे ही ये अपने वचनों से क्या हो जाएगा, बात। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रामिजरी स्टॉप। आगे और बताया जाएगा, देखिए आगे भाई आपका, इसके बाद आपका दुराशय छोड़ नैसर्गिक न्याय क्या है, ये आपका ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका नैसर्गिक न्याय। एक और इसमें क्वेश्चन आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ मोल्डिंग, उसको लिखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ मोल्डिंग पहले लिखिए। इसी में नोट इसमें है वो, अभी 4-5 क्वेश्चन और खोज के बताएंगे, थोड़ा जा रहा है 2-4 बीच में। डॉक्ट्रिन ऑफ मोल्डिंग का मतलब क्या हुआ? तो डॉक्ट्रिन ऑफ मोल्डिंग का मतलब हुआ कि प्रकृति द्वारा बनाया गया कानून, नेचुरल जस्टिस, गॉड द्वारा, ठीक है, प्रकृति द्वारा बनाया गया कानून या गॉड द्वारा, भगवान द्वारा बनाया गया कानून। अब समस्या ये आई कि क्या भगवान भी कानून बनाता है? तो बहुत कानून बनाकर चला गया है भगवान। आज भी उसी कानून को लेकर हम क्या हो रहे हैं, ये मेरा भगवान तो मेरा भगवान, देख ही रहे हैं। आपका जैसे कि अल्लाह ने कुरान बनाया, तो हमारे देवताओं ने आपका गीता, वेद इत्यादि बना दिया, तो ईसाइयों में बाइबिल बन गई। ये आपका किसकी बनाई हुई है, सब माना जाता है गॉड की। वर्तमान में तो गॉड आ नहीं रहे हैं, तो ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं, देख रहे हैं वही गॉड हैं। तो आपका वर्तमान में गॉड आ नहीं रहे हैं, तो गॉड के कुछ नियम हैं, प्रकृति के कुछ नियम हैं। ये माना जाता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ मोल्डिंग है, ये भगवान द्वारा नियम बनाए गए हैं, मानव द्वारा नहीं। तो वर्तमान में आपका 3 नियम प्रचलित हैं, जिसे ये माना जाता है कि प्रकृति प्रदत्त नियम है। और रिज बनाम वाल्डविन का केस याद रखिएगा प्रशासनिक विधि में, कौन सा, रिज वर्सेज वाल्डविन। ये अब आपका नेचुरल जस्टिस का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लिखिए। रिज बनाम वाल्डविन का जो केस है, ये प्राकृतिक न्याय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाधिकार पत्र किसका, नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस भाई अच्छे से तैयार करके जाएगा, यूपी एपीओ में पूछा गया, जे में भी, बिहार में भी। पहला क्वेश्चन ये आया कि प्राकृतिक न्याय क्या है, इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज नेचुरल जस्टिस। तो आप ये बताएंगे, प्रकृति के नियमों के अनुसार न्याय करना प्राकृतिक न्याय है। एक सटीक जवाब, प्रकृति के नियमों के अनुसार न्याय करना प्राकृतिक न्याय है। फिर पूछेगा कि ये प्रकृति के नियम क्या हैं, तो आप बताइएगा वर्तमान समय में प्रकृति के 3 नियम हैं, लगभग सभी लोग जानते होंगे। पहला आरडी अल्ट्रम परटम,
दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरा रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम। और तीसरा रीजन डिसीजन, यानी कि जब भी निर्णय दीजिए क्या लिखिए, कारण। अब इतना ही नहीं मानता है, देखिए आपका क्या पूछा गया है भाई यूपी में। यूपी में तुरंत पूछा गया कि नेचुरल जस्टिस सीआरपीसी में कहाँ कहाँ समाहित हैं। आपका रूल अगेंस्ट बायस पर पूछ लिया गया, तो दो धारा जरूर बताइएगा बायस पर, 191 और 479 लिखिए। बायस में लिखिए भाई जो पूछा गया है। जो रूल अगेंस्ट बायस बताया गया, दूसरा पक्षपात के विरुद्ध नियम, उसमें दो सेक्शन सीआरपीसी पढ़ कर जाइएगा। एक नंबर से एक लोगों का रुका था, 2 नंबर से यूपीएपीओ, यही नहीं बता पाए। 191 तो बता ले गए, लेकिन पूछा कि और कहीं है, तो जवाब नहीं दे पाए। और हैं 479, जिस मामले में न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से क्या है, इतबद्ध, उसे सुना जाना, सुने कि न सुने, न सुने। आइए आगे देखा जाए। इसके बाद विचारण की प्रक्रिया समझाइए। विचारण की प्रक्रिया तो लोग कई विचारण पढ़े हैं, कोई विचारण क्या करिएगा, बता दीजिएगा कौन कौन। आपका हिंदू विधि से तलाक के संबंध में कोई सिद्धांत हो तो बताइए। सिद्धांत, तीन सिद्धांत हैं, तीनों याद करके जाना पड़ेगा। पहला आपका माने फॉल्ट थ्योरी या गिल्टी थ्योरी लिखिए। हिंदू विधि में विवाह विच्छेद के सिद्धांत। अब तीनों बताइएगा तो तीनों हल्का हल्का याद रखिएगा, ये नहीं कि आपका धारा 13 में ही समाहित है सब। पहला है फॉल्ट थ्योरी, दोषिता का सिद्धांत। फॉल्ट थ्योरी यानी कि पति या पत्नी में कोई दोष है, फॉल्ट थ्योरी लिख लिए। सेकंड है ब्रेक डाउन थ्योरी। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन थ्योरी, विफलता का सिद्धांत, नैराश्य जिसे कहा जाता है। मैंने सब कुछ किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया, विफल हो गया, विफलता का सिद्धांत, ब्रेक डाउन थ्योरी। तीसरा है कंसेंट थ्योरी, पारस्परिक सहमत से, कंसेंट। तीन बताइएगा, हिंदू ला चलेगा तो हम डिटेल में और बताएंगे। कौन कहाँ समाहित है वो पढ़ना पड़ेगा। धारा 13 देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, उसी में है। अगला देखिए भाई आपका डाकिनाप इक्लिप्स क्या है ये बताइए। तो आपका अनुच्छेद 13 में डाकिनाप इक्लिप्स का सिद्धांत समाहित है। इक्लिप्स का मतलब आपका हिंदी में आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, लेकिन हिंदी ना बताइएगा, हम फिर बता रहे हैं, हम बता रहे हैं हिंदी आपको। डाकिनाप इक्लिप्स क्या है, तो आप ये नहीं कि अनुच्छेद 13 में समाहित है, वो सिद्धांत पूछना चाहता है कि लड़का क्या जानता है कि नहीं। तो आपका ये जवाब रहेगा कि जो भी कानून हमारे मूल अधिकारों के विपरीत हैं, वे उस मात्रा तक उन पर ग्रहण लग जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाकिनाप इक्लिप्स। यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने कानून थे जो उसके बाद भी भारत में लागू रहे, अगर वे हमारे मूल अधिकारों के विपरीत हैं, असंगत हैं, अगेंस्ट हैं, तो उस मात्रा तक वह क्या होंगे, वाइड होंगे। लेकिन आपका उस मात्रा तक वह वाइड होंगे, यानी कि उनका आपका प्रवर्तन रुक जाएगा, लेकिन बेयर एक से नहीं हटते हैं। जैसे कि आपका कोई उदाहरण बताइए तो तुरंत आईपीसी में जाइएगा, तीनों धारा याद करके जाइएगा। कौन कौन, आपका 497, 303 और 377, ये शुद्ध रूप से डाकिनाप क्या है, इक्लिप्स का आच्छादन का सिद्धांत है। 303, 377
497। हल्का भाई घर पर भी देखना है, हम बस इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ देखना है आपको। अगला देखिए आपका, अगला है आपका गुड फेथ क्या है, इंग्लिश में पूछेगा। बोनाफाइड या गुड फेथ। गुड फेथ को हिंदी में कहते हैं सद्भावना पूर्वक। बताइए तो आईपीसी में कहाँ स्पष्ट किया गया है? 52 में वही परिभाषा। जब कोई व्यक्ति उचित सतर्कता और सावधानी बरतकर या और ध्यान देकर किसी कार्य को करता है तो हम कहते हैं कि वह गुड फेथ में कार्य किया है। बस आगे पूछे तो आगे बताइए, ना पूछे तो। अब आइए आपका आरपीडी कब प्राप्त होता है? आरपीडी मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो इसमें लिखा है आरपीडी, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब प्राप्त होगा? स्टेज बताइए। तो आपका जब शरीर या संपत्ति आपका खतरे की युक्त या आशंका हो जाती है, तब आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या होता है? प्राप्त। यही तो है कि जैसे ही शरीर या संपत्ति के खतरे की आशंका हो गई, उचित आशंका, उचित नहीं, वैसे ही प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का क्या हो गया? जन्म। और जैसे ही ये खतरा क्या हुआ? टल गया, वैसे ही ये आपका अधिकार भी क्या हो गया? समाप्त। इसमें आईपीसी की धारा 100 क्या है? तो 100 हमें नहीं लगता कि कोई न जानता हो। आप ये बताएंगे कि धारा 99 की सीमाओं के अधीन, भाई 99 बताइएगा, 100 में कौन सी धारा एक समाहित है, ऐसा क्वेश्चन बना है, वो भी वही दिमाग में वही बैठाना है। धारा क्या 100 स्वतंत्र है कि कोई सेक्शन और अटैच है? अटैच है। और शुरुआती दौर में लिखा है कि धारा 99 की सीमाओं के क्या रहते हुए? अधीन। इसका मतलब ये हुआ, तो धारा 100 में क्या है अगर पूछे तो आप ये बताएंगे कि 7 ऐसी कंडीशन दी गई है जिसमें स्वयं के और अन्यों के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में स्वेच्छा मृत्यु तक कारित की जा सकती है। एक लाइन बताइएगा। यानी कि कितनी कंडीशन दी गई है? 7। पहले 6 थी, 2013 में एसिड अटैक को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। भाई अच्छे से इसको तैयार रखिए। इसके बाद संविदा क्या है? कोसाई कॉन्ट्रैक्ट दोनों में अंतर तो बता ही दिया गया है। संविदा में बताया था ऐसा करार जो बेहतर क्या हो? प्रवर्तनी। और कोसाई कॉन्ट्रैक्ट भी। अब आता है डिक्री और आदेश में अंतर, ये चलिए सीपीसी में बताया जाएगा। हाँ, अगला है कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है जो प्रोसीजरल नेचर रखता हो? बताइए कौन कौन है? प्रक्रियात्मक। तो आर्टिकल 32 और 226 लिखिए। संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 ये प्रोसीजरल है, ऐसा है प्रक्रियात्मक, कोर्ट में जाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। भाई प्रोसीजरल है ये, आपका याद रखिएगा। ये हो गया आपका आर्टिकल प्रोसीजरल। इसके बाद आपका अनुच्छेद 368(4) में संशोधन किस वाद के बाद हुआ? बताइए तो आप लोग। 368 में बार बार संशोधन हुआ है, उसको लिस्ट जरूर याद करके जाइए। आपका पहली बार जो संशोधन हुआ वह राज्यों के पुनर्गठन के कारण हुआ और वह आपका 7वां संविधान संशोधन। दूसरी बार 24वां हुआ जिसमें कई बातें जोड़ी गई। तीसरी बार 42वां हुआ। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 42वें द्वारा 368 का कौन सा खंड जोड़ा गया? 4। इसके पहले कौन सा केस आया था? केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती के बाद में दिए गए निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए भारत की संसद ने अनुच्छेद 368 में
खंड 4 और खंड 5 क्या किया था, जोड़ा था आपका। अब यहाँ भी इसका क्या महत्व है, तो वर्तमान समय में मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और कहा कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का कैसा स्ट्रक्चर है, बेसिक। तो दो केस इस पर याद रखिएगा। और जोड़ा किस केस के बाद गया, केशवानंद भारत। किस केस में इसको अवैध 4-5 को कर दिया खंड को, मिनर्वा मिल्स। अगला देखिए भाई, इसके बाद है कि सीपीसी का आर्डर 20 क्या है। तो बस एक लाइन जानिएगा, आदेश 20 निर्णय तथा डिक्री की प्रक्रिया से संबंधित है। एक लाइन जवाब दीजिएगा, सीपीसी का आदेश 20 क्या है। तो सीपीसी का आपका आदेश 20 आपका किससे रिलेटेड है, डिक्री तथा, नहीं, आपका निर्णय तथा डिक्री की प्रक्रिया, क्योंकि सारवान अलग है, प्रक्रिया जरूर जोड़ दीजिएगा। लेकिन फिर पूछ सकता है कि आपका निर्णय और डिक्री के बारे में सब्सटेंसिव प्रावधान कहाँ है, उसको जोड़ लीजिए सेक्शन 33। सीपीसी में जोड़िए भाई 33 और रीड विथ कौन सा आर्डर 20। 33 में कि न्यायालय सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और निर्णय को फॉलो करते हुए डिक्री पारित होगी। किसमें है ये, सेक्शन 33। जोड़कर पढ़िएगा। अगला देखिए, अब किस आर्डर के विरुद्ध अपील हो सकती है। अब यह है कि ये क्वेश्चन आपका सीपीसी में पूछ रहा है कि सीआरपीसी में से भी देखना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर हमें लगता है कि सीपीसी में ही आएगा कि किस आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है, उसको लिखिए भाई। उन आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। उन आदेशों के विरुद्ध, सीपीसी में है ये, उन आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है जिनका उल्लेख सीपीसी की धारा 104 के क्लाज 1 में, यानी कि धारा 104(1) में, या आदेश 43 के रूल 1 में, यानी कि आदेश 43 का नियम 1। लिख लिए, आदेश 43 का रूल 1 में, या जिन्हें नियमों द्वारा अपीलीय बनाया गया हो। तीनों बताइएगा, इन आदेशों की अपील हो सकेगी, इसमें तीनों बताइएगा भाई। इसके बाद आपका फिर क्वेश्चन बना है, स्वयं के प्रतिरक्षा का अधिकार और राइट टू प्राइवेट डिफेंस में क्या अंतर है। तो फिर वहीं जैसे विवाह विच्छेद और तलाक में अंतर बताए, फिर वहीं बताना है कि स्वयं की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का ही एक अंग है। प्राइवेट प्रतिरक्षा विस्तृत है, क्योंकि 97 के तहत आईपीसी की स्वयं की भी प्रतिरक्षा करिए और किसकी, अन्यों की भी। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा विस्तृत है कि आत्मरक्षा, हाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा, क्यों, क्योंकि स्वयं को भी और किसको बचाने की बात करती है, अन्यों को। और आत्मरक्षा तो केवल क्या करिए, सेल्फ डिफेंस, तो अपनी भी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आपका व्यापक दायरा है कि किसको बचाइए। अब पूछ लेगा कौन सी धारा, तो आईपीसी 97 स्पष्ट बताती हैं। संविधान तथा संविधानवाद में क्या अंतर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका और संविधानवाद में, तो संविधान वह है जिसमें प्रिंसिपल दिए रहते हैं। संविधानवाद का मतलब ये हुआ कि अगर संविधान के अनुसार
किसी देश का शासन चलाया जाता है तो हम कहेंगे कि उस देश में संविधानवाद क्या है, लागू। तो संविधान माने नीतियों और सिद्धांतों का संग्रह, और उन नीतियों के अनुसार शासन चलाया जाए तो हम क्या कहेंगे कि संविधानवाद उस देश में क्या है, लागू। इस हम्म, हाँ, संविधानवाद माने पॉलिटी भी उसी से जुड़ी है, क्योंकि पॉलिटी भी जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन का कंडक्ट है, व्यवहारिक रूप है। तो अब ये व्यवहारिक जो संविधान में बातें लिखी गई हैं, अगर उन बातों का अक्षरशः पालन करते हुए शासक शासन चला रहा है तो हम कहेंगे कि उस देश में संविधानवाद क्या है, लागू। नहीं चल रहा है तो लागू। तो आपका वो अलग बात है कि चल रहा है कि नहीं, उससे हमें मतलब नहीं भाई। इसके बाद हमें डेथ सेंटेंस पर आना है, मृत्यु दंड पर आइएगा। तो पूरा विस्तृत पढ़िएगा भाई उतना। मृत्यु दंड। इसके बाद संविधान में संशोधन के प्रकार बताइए। तो प्रकार आप तीन बताइएगा: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत संसद का, तथा कम से कम आधे राज्यों का क्या, अनुसमर्थन। तीन प्रकार बताइएगा। फिर देखिए कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में केवल दो प्रकार हैं, और एक प्रकार इसके बाहर है क्योंकि उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन तीन बताइएगा। लेकिन स्पेशली अगर पूछे 368 तो तीन न बताइए, वहाँ कितना बताएंगे, दो। स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की, और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का क्या, रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन। ना ना, वो नहीं, वो अलग। दोनों आपका कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। यानी कि अगर 550 सांसद हैं तो पहले बहुमत निकाला जाएगा, तो आपका हो जाएगा, हाँ, 275। तो जब वोटिंग होगी तो जितना लोग वोट कर रहे हैं उपस्थित हैं उनका 2/3 निकाला जाएगा, और जो 2/3 आएगा 275 से कम ना हो। दोनों शर्तें एक साथ पूरी होगी। ये नियम आपका प्रक्रिया के नियम में दिया गया है, जो लोकसभा की इत्यादि प्रक्रिया है। अब ये है कि आपका सुभाष कश्यप के मैंने जो किताब लिखे हैं उसमें प्रोसीजर दिया है ज़्यादा, अन्य किताबों में उतना प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए संविधान की अलग अलग किताबें पढ़ी जाती है। सुभाष कश्यप लिखे हैं, प्रक्रिया ज़्यादा बताया। इसके बाद आपका देखिए, आपका रेह जेस्ट